हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर अमन सिंह। तो लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन किया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल का पहला चैप्टर बिलियन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिलियन का इंट्रोडक्शन क्या है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है, 9th में भी पढ़ा था कि मिश्रण किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पे जो पदार्थ बनता है उसको मिश्रण कहते हैं। इसमें सबसे चीज नोटिस करने वाली बात है कि मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो नया पदार्थ नहीं बनता, सिर्फ उसकी भौतिक प्रकृति बदल सकती है। अब मिश्रण दो टाइप के हो सकते हैं, एक समांगी मिश्रण हो सकता है और दूसरा विषमांगी मिश्रण हो सकता है। उसी समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं कि विलेय तथा विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दूसरी बात, इसमें भी अभी बताया गया कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ इसकी भौतिक प्रकृति बदल जाती है। देखो अब इसकी विशेषताएं क्या हैं कि विलयन की प्रमुख विशेषता। तो विलयन, पहली बात कि विलयन एक समांगी निकाय है। दूसरा कि विलयन एक प्रावस्था तंत्र होता है। एक प्रावस्था तंत्र का मतलब कि अगर विलेय और विलायक को मिक्स करें तो तैयार होगा विलयन। तो ये बोल सकते हैं कि विलयन के दो घटक हैं, पहला विलेय और दूसरा विलायक। दो से ज्यादा भी घटक हो सकते हैं। अगर विलेय की प्रकृति सपोज दैट कि NaCl जो है सॉलिड हो और विलायक के जगह लिक्विड ले लें, इन दोनों को मिलाने के बाद जो विलयन तैयार होगा वो भी लिक्विड तैयार होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कि विलायक की जो भौतिक प्रकृति होती है सॉल्यूशन भी वैसा ही तैयार होता है, मतलब विलयन भी कैसा तैयार होगा, लिक्विड तैयार होगा। अगर NaCl हो या इसके जगह हम ले लें सुक्रोज C12H22O11, ये चीनी का सूत्र है, चीनी को सुक्रोज भी बोलते हैं। अगर इसको H2O के अंदर डिजोल्व करें तो इसका भी जो सॉल्यूशन तैयार होगा, तो जो विलायक की प्रकृति होगी सॉल्यूशन भी वैसा बनेगा। अगर विलायक की प्रकृति लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड बनेगा, विलायक की प्रकृति गैस है तो सॉल्यूशन भी गैसियस सॉल्यूशन बनेगा, और विलायक की प्रकृति अगर ठोस है तो सॉल्यूशन भी ठोस बनने वाला है। तो तीसरा इसमें है कि विलयन में घटकों की रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती है। याद रखिएगा, विलयन में घटकों की रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती, जबकि भौतिक प्रकृति बदल जाती है। भौतिक प्रकृति बदलने का मतलब जैसी उसकी अवस्था है। अगर ठोस है तो अगर विलायक लिक्विड है तो वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, विलायक गैसियस है तो वो भी गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, अब विलायक अगर सॉलिड है तो वो भी सॉलिड फॉर्म में बदल जाएगा। यहाँ पे लिखा है भौतिक प्रकृति बदल जाती है। याद रखना, भौतिक प्रकृति नॉर्मल मिश्रण में बदलती है, रासायनिक प्रकृति एक रासायनिक अभिक्रिया में बदलती है, तब वहां पे कंपाउंड बन सकता है। जैसे कि अगर यौगिक बना हो तो कैसा होगा, H2+O2 मिलाएंगे H2O बदलेगा। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें रासायनिक प्रकृति बदलेगी, ये मिश्रण नहीं है। यहाँ पे जो तैयार होगा वो कंपाउंड तैयार होगा, मतलब यौगिक। इसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, इसका कलर भी चेंज हो सकता है, इसकी भौतिक अवस्था भी चेंज हो सकती है, और इसमें नया कंपाउंड भी बन सकता है। इसकी भौतिक अवस्था गैस है, इसकी भी भौतिक अवस्था गैस है, बट यहाँ पे जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, जिसको अब यहाँ पे सॉल्यूशन तो बोलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, यहाँ पे जो कंपाउंड नया तैयार हुआ उसकी भौतिक अवस्था लिक्विड है, और जब इसमें नया कंपाउंड तैयार होता है उसको यौगिक बोलते हैं। ये मिश्रण और यौगिक में अंतर हुआ, यौगिक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तैयार होता है, जबकि मिश्रण जो होता है भौतिक क्रिया के फलस्वरूप तैयार होता है। तो अब उसके बाद देखते हैं कि विलेय तथा विलायक कहते किसको हैं, मतलब क्या हमेशा H2O हमेशा विलायक होगा या H2O हमेशा H2O विलेय भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है उसकी भौतिक अवस्था कैसी है। तो विलेय क्या होता है, अगर विलयन में जिस घटक की, मतलब अगर NaCl है तो NaCl सॉलिड होता है, चीनी है तो वो भी सॉलिड होता है, और पानी लिक्विड होता है। अगर दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग हो, अलग अलग हो मतलब अगर, तो विलयन में जिस भी घटक की भौतिक अवस्था अगर ठोस है और जिसकी भौतिक अवस्था द्रव है, अगर भौतिक अवस्था डिफरेंट डिफरेंट हो तो जो उसमें सॉलिड है उसको विलेय बोलेंगे, और जो इसमें लिक्विड हो उसको विलायक बोलेंगे। और जो सॉल्यूशन तैयार होगा विलयन,
उसकी भी भौतिक प्रकृति इसी पे डिपेंड करती है। अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी हमारा कैसा तैयार होगा, लिक्विड तैयार होगा। बट जब भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, यहां पे लिखा हुआ है कि यदि विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था सेम हो, सेम होने का मतलब दोनों लिक्विड लिक्विड हो जाए, तब कैसे पता करेंगे कि कौन सा विलेय है कौन सा विलायक है? तब डिपेंड करेगा कि किसकी मात्रा अधिक है किसकी मात्रा कम है। अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे पास H2O है और उसके अंदर हमने एथिल अल्कोहल डिजोल्व किया, C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल का फार्मूला है। तो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ विलयन, वो डिपेंड करेगा कि किसकी मात्रा हमने अधिक लिया है। अगर H2O मान के चलिए, अगर हमने 100 ml का सॉल्यूशन बनाया, अगर हमने इसको 90 ml लिया और इसको 10 ml, मतलब इसकी मात्रा फिलहाल कम है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो तो अभी दोनों लिक्विड है तो लिक्विड ही तैयार होने वाला है। बट यहाँ पे इसकी मात्रा अधिक है तो इसको बोलेंगे विलायक, इसकी मात्रा कम है इसको बोलेंगे विलेय। इस कंडीशन में कब? जब दोनों की भौतिक अवस्था सेम हो, तो जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं। ये रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स होने का मतलब ये है कि H2O को हम 10 ml ले रहे हैं और C2H5 को हम लोग 90 ml ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, C2H5 की मात्रा अधिक है तो अब C2H5 विलायक है और यहाँ पे H2O क्या हो गया, विलेय हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि पानी हमेशा विलायक हो, पानी हमेशा विलेय भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि अगर उनकी भौतिक अवस्था कैसी है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि यदि विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था समान हो, तो जो घटक, घटक का मतलब जिससे मिलके बना हुआ है, जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं तथा जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। इसके बाद हम लोग विलयन में ज्यादातर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि विलेय सॉलिड होता है और विलायक लिक्विड होता है। बट ऐसे ही इसको अगर कैटेगराइज किया जाए प्रॉपर्टी में, तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के टोटल हो सकते हैं। भौतिक अवस्था मुख्यतः 3 टाइप की होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो देखते हैं यहां पे पहला पॉइंट है, देखो ये पहला है कि अगर विलेय गैस हो और विलायक भी गैस हो, तो याद रखिएगा जो सॉल्यूशन तैयार होगा, जो इसकी भौतिक अवस्था वही तैयार होने वाली। तो दो गैसों का जो समांगी मिश्रण बनेगा उसको भी बोलेंगे विलयन। जैसे वायु, यहां पे क्या है, जैसे वायु में क्या क्या, O2 है, CO2 है, NO2 है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जितने भी हैं ये सब वायु में है, मिक्सचर के रूप में है। तो इनका जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो एक समांगी मिश्रण है। और दूसरी बात, विलायक की जो प्रकृति होती है, अगर विलायक की प्रकृति गैस है तो विलयन भी गैसियस बनने वाला है। अगर विलायक की प्रकृति लिक्विड है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो भी लिक्विड बनने वाला है। अगर विलायक की प्रकृति ठोस है तो उसका सॉल्यूशन है वो भी ठोस बनेगा। तो यहाँ पे दूसरा वाला है कि अगर विलेय को अब गैस रखे लेकिन विलायक की प्रकृति हमने बदल दिया, तो उसका एग्जांपल है सोडा वाटर। अगर सोडा वाटर नहीं पता तो हम लोग जानते हैं कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक को सॉफ्ट ड्रिंक भी बोल सकते हैं। तो जो कोल्ड ड्रिंक एग्जांपल होता है उसके अंदर H2O में CO2 घुला होता है, उसमें कुछ मात्रा में शुगर भी होता है। तो वो एक लिक्विड सॉल्यूशन है जिसके अंदर की डिजॉल्व कौन चीज है, गैस है। तीसरा इसका है कि अगर अभी भी विलेय को हमने गैस रखा है लेकिन हमने विलायक की प्रकृति बदल दी ठोस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है। और दूसरी बात ये कि विलयन के जो प्रकार है भौतिक अवस्था के आधार पर वो हमारे सिलेबस में भी मेंशन है। अभी आपको 2 क्वेश्चन दिखाया जाएगा एकदम लेटेस्ट। तो इसमें क्या है कि जो विलेय है वो गैस है और जो विलायक है वो ठोस है। यहाँ पे इसका एग्जांपल है कि पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, तो पैलेडियम Pd जिसका एटॉमिक नंबर होता है 46, ये डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है। सपोज दैट यहाँ पे एक धातु है पैलेडियम, यहाँ लिख देते हैं,
यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ अधिशोषण, अधिशोषण को इंग्लिश बोलते हैं एडजॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण, ये है अधिशोषण। अधिशोषण मतलब होता है क्या है कि अगर कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ के ऊपर कोई लिक्विड या कोई गैस अगर आके चिपक जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अधिशोषण। तो इसमें क्या होता है, पैलेडियम पे कौन सी गैस आके चिपक जाती है, हाइड्रोजन, और ये जो तैयार होता है ये भी एक तरह का समांगी मिश्रण, बट यह एक सॉलिड सॉल्यूशन है जिसके अंदर की पैलेडियम जो है वो विलायक का काम कर रहा है और हाइड्रोजन जो है विलेय का काम कर रही है। इसकी चौथी कैटेगरी है कि अगर हम विलेय को अब बदल देते, विलेय को लिक्विड रखते हैं और विलायक को भी लिक्विड रखते हैं, जो कि अभी पढ़े हैं कि जल में एल्कोहल H2O भी लिक्विड है और C2H5OH भी लिक्विड है। एल्कोहल के नाम पे हम ज्यादातर एथिल अल्कोहल ही पढ़ते हैं। इसका जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो भी लिक्विड सॉल्यूशन तैयार होगा। पांचवी कैटेगरी है कि विलेय को लिक्विड रखे हैं लेकिन अब की बार विलायक को हमने बदल दिया, गैसियस में कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायु में जलवाष्प, वायु के अंदर जो जलवाष्प है, जलवाष्प का मतलब वेपर की बात कर रहे हैं, जो आएगा वो वायु में जलवाष्प वो आएगा, वो भी एक तरह का गैसियस सॉल्यूशन होता है, बट उसके अंदर लिक्विड जो है डिजोल्व है। छठी कैटेगरी इसकी है कि अभी विलेय की जो भौतिक अवस्था है द्रव है, बट हमने विलायक की भौतिक अवस्था बदल दी, विलायक की भौतिक अवस्था बदल दी, तो ये जो इसका सॉल्यूशन बनेगा वो भी सॉलिड सॉल्यूशन बनने वाला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोडियम के साथ पारा का अमलगम, अमलगम वही होता है कि पारा के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, कि पारा को किसी भी मेटल के साथ अगर डिजोल्व करेंगे तो वो जो तैयार होगा उसको हम अमलगम बोलते हैं। अमलगम एक तरह का मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु हम जानते हैं कि एक तरह का समांगी मिश्रण होता है, और समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें लिखा हुआ ठोस, ठोस में यहाँ सोडियम है, सोडियम जो है वो विलायक का काम करेगा, और वो जो पारा है वो विलेय का काम करेगा। अभी बताया कि जो विलायक की प्रकृति होती है, विलायक की प्रकृति अगर ठोस है तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, विलायक की प्रकृति अगर गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन बनेगा, विलायक की प्रकृति अगर लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन बनने वाला है। अगली कैटेगरी इसके बाद है कि अब यहाँ पे हमने विलेय की प्रकृति चेंज कर दी, ये है इसमें ठोस। अब यहाँ पे विलेय की प्रकृति भी ठोस है और विलायक की प्रकृति भी ठोस है। यहाँ पे बना है सोने में तांबा या अन्य मिश्र धातु का मिश्रण, जो कि अभी पढ़े हैं। सपोज दैट जैसे कि हमने कॉपर के साथ हमने जिंक मिक्स कर दिया, या कॉपर के साथ हमने टिन मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा ये सॉलिड सॉल्यूशन है, जिसमें कि इसमें विलेय भी ठोस है और विलायक भी क्या है, ठोस है। उसके बाद आठवीं कैटेगरी है कि विलेय अभी भी ठोस है लेकिन हमने यहाँ विलायक की प्रकृति चेंज कर दी, विलायक की प्रकृति अब की बार गैस है। तो विलायक की प्रकृति गैस है, ये वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सेम ईयर में पूछ रखे हैं। अब इसमें क्या है कि कपूर जो ठोस है, कपूर ऊर्ध्वपातन शो करता है, जो कि ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है वो सॉलिड से सीधे गैसियस पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए, उस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं और उस पदार्थ को ऊर्ध्वपातज बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जो कपूर है वो ठोस है लेकिन वो जैसे ही वो जलता है तो गैसियस फॉर्म में चला जाता है, मतलब वहां पे जो घोलने का काम कर रहा है इन्वायरमेंट वो गैसियस है, बट यहाँ पे ज्यादातर गैसियस के फॉर्म में वहां पे एग्जाम्पल में दिया रहता है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के अंदर वो जाके कपूर डिजोल्व हो जाता है। तो याद रखिएगा कपूर सॉलिड होता है बट वो गैसियस फॉर्म में डिजोल्व होता है, क्योंकि कपूर को अगर हम डीसब्लिमेशन करें मतलब पुनः ऊर्ध्वपातन करें तो कपूर ठोस से गैस में बदलेगा, तो गैस से ठोस में भी बदल सकता है। उसके बाद लास्ट इसका टॉपिक है कि अगर विलेय की प्रकृति अगर ठोस है और विलायक की प्रकृति लिक्विड बदल गया, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि चीनी का जल में विलयन, मतलब चीनी कैसा होता है, चीनी का फार्मूला था C12H22O11, उसके साथ हमने H2O मिक्स किया तो ये जो शुगर है ये सॉलिड है, H2O जो है वो लिक्विड है। अभी बताया गया कि अगर ठोस और द्रव है
तो जो उसमें ठोस है वो विलेय ही होगा, फिक्स है, और जो उसमें लिक्विड है वो विलायक होगा, ये भी फिक्स है। और दूसरी बात, जो सॉल्यूशन तैयार होने वाला है वो लिक्विड के भौतिक अवस्था पे डिपेंड करेगा, मतलब जो विलयन होगा वो भी लिक्विड ही होगा। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद देखते हैं ना इस पे सवाल कैसे पूछ रखा है। ये 2025 का सवाल है। इसमें पूछा हुआ है कि एक गैसीय विलयन का उदाहरण देना है। अब इसमें देखते, अभी हमने यहां पे देखा था ये कि कपूर का नाइट्रोजन विलयन, अभी पढ़ा था कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, यहां पे लिखा हुआ था गैस। याद रखिएगा नाइट्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, लेकिन ये जो वातावरण बनाती है वो अक्रिय वातावरण कर देती है। मतलब अक्रिय वातावरण का मतलब वहां पे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी जहां पे इसका एनवायरमेंट होगा। याद रखिए, फिर से बोल दे रहे हैं, नाइट्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, बट ये उस इन्वायरमेंट को अक्रिय कर देती है। अगर यहाँ पे इस पूरे कंटेनर में अगर नाइट्रोजन गैस भरी है, अगर हम यहाँ पे H2 और Cl2 का रिएक्शन कराएं तो H2 और Cl2 के बीच रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच का वातावरण जो है वो निष्क्रिय हो गया। इसीलिए हम लोग चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि वहां उसके अंदर का जो तैलीय पदार्थ है, चिप्स है, वो खराब ना होने पाए, मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन न करने पाए। अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा तो उसकी गंध, उसमें गंध आ सकती है, उसका टेस्ट भी खराब हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता से बचने के लिए हम लोग N2 गैस इसमें फिल करते हैं, चिप्स के पैकेट में या नमकीन के पैकेट में, जिसमें भी बंद पैकेट होता है। इसलिए क्यों? विकृत गंधिता से बचने के लिए। विकृत गंधिता का मतलब होता है जिसमें कि उसका स्वाद और गंध दोनों बिगड़ जाती है। तो इसमें हमसे सवाल पूछा था कि गैसियस विलयन का उदाहरण क्या है। अभी हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन का पैलेडियम में, हाइड्रोजन का पैलेडियम में जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन का उदाहरण है। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब ठोस विलयन, वह ऐसा ठोस विलयन जिसमें कि एक गैस हाइड्रोजन जो उसमें है विलेय है। अभी इसमें पढ़ा था कि पारे का सोडियम में, यहां भी देखेंगे तो ये भी एक तरह का सॉलिड सॉल्यूशन है, जिसमें कि सोडियम जो होता है, सोडियम धातु है, जितने भी मेटल होते हैं कि सब के सब क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, गिने चुने छोड़ के। जैसे पारा जो है मरकरी, वो लिक्विड अवस्था में होता है, ये अपवाद है। तो इसमें बोला हुआ है कि सोडियम के साथ अमलगम, तो यहाँ पे जो ठोस है वो विलायक है, जो पारा है वो विलेय है। तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो सॉलिड सॉल्यूशन तैयार होगा, इसके भौतिक अवस्था पे डिपेंड करेगा जो विलायक है। अगला वाला लिखा हुआ कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन, तो जल यहाँ पे जो है बोला है जल में, जल का मतलब विलायक में, तो यहाँ पे विलायक क्या है? जल है। और इसके अंदर क्या घुला हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो विलायक की भौतिक प्रकृति कैसी है? लिक्विड है। और विलेय की भौतिक प्रकृति कैसी है? गैसियस है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन तैयार होगा। बट हमसे सवाल में पूछ रखा है कि गैसीय विलयन का उदाहरण क्या होगा, तो सबसे सुटेबल आंसर लग रहा है पहला वाला, कपूर का नाइट्रोजन विलयन, जिसमें कि गैसियस विलयन पूछा है ना। तो गैसियस विलयन का मतलब विलायक कैसा होना चाहिए? विलायक भी तो गैसियस होना चाहिए। और विलेय, विलेय कैसा भी हो सकता है। तो विलेय यहाँ पे जो कपूर है, कपूर होता सॉलिड है, बट इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये भी गैसियस फॉर्म में चला जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कपूर का नाइट्रोजन में विलयन होगा। दूसरा, यहाँ पे ये सवाल पूछा था जो पैलेडियम वाला था, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण देना है जिसमें कि विलेय कोई गैस हो। यहाँ पे देखो, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, तो जल जो है वो लिक्विड है, ऑक्सीजन जो है वो गैस है, जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो भी लिक्विड तैयार होगा, क्योंकि विलायक के भौतिक अवस्था पे डिपेंड करेगा। दूसरा है कि नाइट्रोजन में कपूर का विलयन, अभी पढ़े हैं कि नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में है, कपूर भी जो है वो गैसियस फॉर्म में चला जाता है, सॉलिड भी बोल सकते हैं। तो जो यहाँ पे विलयन तैयार होगा वो भी गैसियस फॉर्म में तैयार होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है? ठोस विलयन। ठोस विलयन का मतलब सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन कब बनेगा? जब विलायक की प्रकृति सॉलिड रखेंगे। ठीक है, जब विलायक की प्रकृति सॉलिड रखेंगे
तब जाके वो सॉलिड सॉल्यूशन तैयार होगा। तो इसमें विलायक की प्रकृति अभी हमने पढ़ा था, उसमें कैटेगरी में उसके विलयन के प्रकार में हमने वहां पढ़ा था, पैलेडियम जो धातु था उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण हो रहा था। अधिशोषण का मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ के ऊपर किसी लिक्विड या गैस का चिपक जाना अधिशोषण कहलाता है। यहाँ पे जो पैलेडियम है वो विलायक का काम करेगा, और जो इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस आके चिपक गई है वो विलेय का काम करेगी। तो विलयन कैसा तैयार होगा? क्योंकि विलायक जो है वो सॉलिड है, तो विलयन भी तो तैयार सॉलिड होने वाला है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो हमसे यहाँ पूछा हुआ है कि एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें कि एक विलेय कोई गैस हो। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला। चौथा वाला ऑप्शन तो नॉर्मल है कि जिसमें जल है तो जल लिक्विड होता है, और यहाँ ग्लूकोज है, ग्लूकोज सॉलिड होता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर लिक्विड और सॉलिड दोनों साथ हो तो जो लिक्विड होता है वो विलायक होता है, जो सॉलिड होता है वो विलेय होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है विलेयता। विलेयता का मतलब ये होता है कि किसी एक दी हुई मात्रा का मतलब एक स्टैंडर्ड माना गया, जैसे सैंपल साइज होता है कि कोई भी प्रैक्टिकल होता है तो पहले छोटे पार्ट में होता है फिर उसको बड़े स्तर पर ले जाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड लिया है जिसमें कि 100 ग्राम, तब ऐसा नहीं कि 100 ग्राम है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट स्टैंडर्ड हमारा 100 ग्राम है कि अगर 100 ग्राम में किसी चीज को घोल रहे हैं तो वो कितनी घुल रही है, वो बताता है कि विलेयता क्या होती है। यहाँ पे इसकी परिभाषा है कि किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जितनी घुल जाए निश्चित ताप पर, उसका टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। मतलब जितनी टेम्परेचर निश्चित ताप का मतलब ये हम लोग ज्यादातर रूम टेम्परेचर की बात करते हैं जो कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसमें बोला है कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ की विलेयता, मतलब वो पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अगर देखो भौतिक अवस्था पे विलयन देखा जाए तो विलयन 9 प्रकार के हो सकते हैं। विलेयता के आधार पे देखा जाए तो विलयन 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 2 है बट यहाँ होते 3 है। पहला होता है संतृप्त विलयन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड। तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन। तो पहले इनको देख लेते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो पहले विलेयता देखते हैं ना कि विलेयता होती कैसे है। सपोज दैट हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने 100 ग्राम जल लिया हुआ है, यहाँ पे 100 ग्राम, इसमें हमने नमक डिजोल्व किया NaCl, या चीनी भी हो सकता है, नमक भी हो सकता है। सपोज दैट इसमें 100 ग्राम जल में NaCl हमने कुछ ग्राम घोला, लेकिन अब हमने जानते हैं कि इसकी प्रैक्टिकली इसकी कैपेसिटी होती है कि आप 100 ग्राम जल में 36 ग्राम तक NaCl डिजोल्व कर सकते हैं, उससे ज्यादा डिजोल्व नहीं कर सकते। अगर 100 ग्राम विलायक में 36 ग्राम NaCl घोलने की कैपेसिटी है, अगर 36 ग्राम तक उसमें घुल जाता है तो वो उसकी विलेयता कहलाएगी। सपोज दैट कि इसकी कैपेसिटी 36 ग्राम है और हमने 36 ग्राम घोल दिया, तो उस विलयन को हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। अगर इसकी कैपेसिटी 36 ग्राम है घोलने की, अगर उसमें हमने 35 ग्राम भी घोला, मतलब 1 ग्राम कम है, तो मतलब उसके स्टैंडर्ड से 1 ग्राम कम रहेगा। घोलना कितना था 36 ग्राम, लेकिन हमने घोला 35 ग्राम ही, तो वो विलयन कहलाएगा असंतृप्त विलयन। बट अगर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए, मतलब इसकी परिभाषा ऐसे बोलते हैं, जो थर्ड वाला है उसको बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सेचुरेटेड क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। मतलब अगर किसी चीज की कैपेसिटी 36 ग्राम है, जैसे सपोज दैट कि एक बस में 36 सीट है और 36 लोगों को ही बिठा दिया जाए, तो उसको बोलेंगे सेचुरेटेड, मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर बस में 36 सीट है, अगर हमने 30 लोगों को बिठाया, 35 लोगों को बिठाया, तो उसमें एक सीट खाली रह गई
तो आएगा वो असंतृप्त के कैटेगरी में आएगा। थर्ड कंडीशन बन सकती है कि बहुत ज्यादा लोग हैं लेकिन सीट 36 है, हमने उसमें बिठा लिया 50, उसको बोलेंगे सुपर सेचुरेटेड, मतलब अति संतृप्त। मतलब हो सकती है लेकिन हमने बस को भरने के लिए, बस को मतलब उसके औकात से ज्यादा बनने के लिए, जितने की सीट ही 36 थी लेकिन हमने उसमें भर दिया 50, उसमें आ भी गया 50, उसको बोलेंगे हम लोग सुपर सेचुरेटेड। अब इसमें देखते हैं कि इसको प्रभावित कौन कौन कर सकता है, मतलब विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसा नहीं कि विलेयता को सिर्फ टेम्परेचर प्रभावित करेगा तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाएगी। जनरली ऐसा होता है, बट डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसा है। अगर एक कंटेनर में अगर हम कोई चीज विलयन रखे हुए हैं, मतलब मिला के रख दें और उसके अंदर हम NaCl डिजोल्व कर दें, NaCl ऐसे डाल के छोड़ दें, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जल्दी से घुल जाएगा। जल्दी से घुल जाने का मतलब इसके अंदर ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ने पर इसकी विलेयता भी बढ़ जाएगी। बट जनरली ऐसा हमेशा नहीं होता, ये एक ही कंडीशन में हो सकता है कि उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति होने का मतलब कि वो उष्मा शोषी है कि उष्मा छेपी है। यहाँ पहले जो लिखा हुआ उसको देख लेते हैं। जो पदार्थ जल में घुले जाने पर उष्मा अवशोषित करते हैं, उष्मा अवशोषित का मतलब होता है उष्मा शोषी। अगर उष्मा शोषी अभिक्रिया है, मतलब उष्मा लेने के बाद उसकी विलेयता बढ़ रही है, तो अगर इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी विलेयता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब कहने का ये है कि किसी कंटेनर में कोई ऐसा पदार्थ घोल रहे हैं जिसमें कि उष्मा चाहिए इसको डिजॉल्व होने के लिए। अगर इसको डिजॉल्व होने के लिए उष्मा चाहिए, अगर हम बाहर से और ज्यादा हीट दे दें, इसका मतलब ये और तेजी से डिजॉल्व होगा। तो जितना अगर कोई अभिक्रिया उष्मा शोषी है तो उसका ताप बढ़ाने पर याद रखिएगा उसकी विलेयता बढ़ जाएगी, क्योंकि ये उष्मा शोषी, उष्मा शोषी का मतलब उष्मा लेने का काम कर रहा है। बट अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है उनकी विलेयता ताप बढ़ाने के साथ, मतलब ताप बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। एक नियम हम लोगों ने पढ़ा था, लाशा-तेलिए का नियम, जो कि क्लास 11th का साम्यावस्था का चैप्टर है। लाशा-तेलिए ने बताया था ताप के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। उसने बताया था कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया फॉरवर्ड जाती, फॉरवर्ड का मतलब अभिक्रिया आगे बढ़ेगी। कब? जब अभिक्रिया उष्मा शोषी हो तब। उष्मा शोषी का मतलब होता है उसको उष्मा चाहिए भी। लाशा-तेली ने दूसरा भाग बताया था कि अगर अभिक्रिया उष्मा छेपी है, अभिक्रिया उष्मा छेपी का मतलब है जैसे सपोज दैट मान के चलिए कि अगर पानी में हम क्विक लाइम डालें, क्विक लाइम का मतलब बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना का मतलब होता है CaO, CaO को कहते हैं क्विक लाइम, बिना बुझा चूना। अगर इसको हम पानी में डिजोल्व करें तो यहाँ से हीट निकलेगा, हीट निकलेगा तो ये डिजोल्व होगा। मतलब अगर इसको मान के चलिए, अगर इसके अंदर हमने क्विक लाइम डाला, क्विक लाइम मतलब बिना बुझा चुना, इसको जैसे अंदर डालेंगे यहां से उष्मा निकलेगी, और जिस अभिक्रिया से उष्मा का उत्सर्जन होता है उस अभिक्रिया को हम लोग उष्मा छेपी कहते हैं। मतलब इस अभिक्रिया में से जितनी उष्मा बाहर जाएगी वो उतना तेजी से डिजोल्व होगा। अब जितना ज्यादा उष्मा बाहर निकलेगी उतनी तेजी से डिजोल्व होगा। अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या उतना तेजी से वो डिजोल्व हो पाएगा? क्योंकि अभिक्रिया को मतलब इसमें CaO को डिजोल्व होने के लिए ही उष्मा निकालना पड़ रहा है। अगर हम इसको फिर से उष्मा दे दें तो क्या अभिक्रिया उतनी तेज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि उष्मा छेपी अभिक्रिया में वो खुद उष्मा रिलीज कर रहा है और उसको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, उसको टेम्परेचर निकालने की जरूरत है। याद रखिएगा, उष्मा छेपी अभिक्रिया में टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी विलेयता घट जाती है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं। यहाँ पे लिखा है कि उष्मा अवशोषित करते हैं उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, कब? अवशोषण हो तब। जैसे क्या है कि NO3 है, इसमें उष्मा का अवशोषण होता है, मतलब घुलने के बाद उष्मा उसको और चाहिए। ग्लूकोज है, शर्करा है, ऐसे कुछ पदार्थ हैं। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे जैसे कैल्शियम सिट्रेट, सिट्रेट बना हुआ है सिट्रिक एसिड से, जो कि
और नींबू में पाया जाता है जनरली। ये एक तरह का सॉल्ट है, क्योंकि कैल्शियम सिट्रिक एसिड में कैल्शियम मिलाएंगे तो सॉल्ट ही बनने वाला है। जैसे कैल्शियम सल्फेट, ये भी एक तरह का सॉल्ट है। और उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक तरह का बेस है। अब इनको जब पानी में डिजोल्व करते हैं ना, तो इसमें से उष्मा निकलती है, और उष्मा निकलती है तो उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी बोलेंगे। और उष्माक्षेपी बोलेंगे, यहाँ से जब अभिक्रिया में से उष्मा निकल रही है, उस अभिक्रिया का अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता घट जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आदि की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, क्योंकि इनके विलायक में घुलने पर उष्मा, यहाँ लिखा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित का मतलब बाहर निकलना, इमिशन होना। लिखा है विलेयता ताप बढ़ाने पर सदैव घट जाती है। तो ये जनरली बात याद रखिएगा, उष्माशोषी में उष्मा की जरूरत होती है, ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। उष्माक्षेपी में उष्मा अपने आप उत्सर्जित होती है, अगर उसको और ज्यादा ताप देंगे तो उसकी विलेयता घट जाएगी। तो प्रभावित करने वाले, तो पहला कारक हो गया कि टेम्परेचर प्रभावित कर सकता है। डिपेंड करता है कि अभिक्रिया किस टाइप की है। अगर उष्माशोषी है तो कुछ और होगा, उष्माक्षेपी है तो कुछ और होगा। उसके बाद दूसरा फैक्टर चेक करते हैं कि दूसरा क्या है। अब दूसरी बात यहाँ पे है कि विलेय और विलायक की प्रकृति कैसी है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी हो, या सॉलिड हो, लिक्विड हो, बस डाल दिए, ताप बढ़ाएं, दाब बढ़ाएं, घट गया, बढ़ गया। डिपेंड करता है कि यहाँ पे विलेय कैसा है और विलायक कैसा है। अब हम जानते हैं कि विलेय दो टाइप के हो सकते हैं। विलेय दो टाइप के होते हैं, मतलब पदार्थ भी बोल सकते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है विद्युत अपघट्य, और दूसरा होता है, ये तो ही रहे, विद्युत अनपघट्य। इसका मतलब क्या है, देखिए, ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको पानी में डालने पर या विलायक में डालने पर वो आयनों में ब्रेक हो जाए। आयनों में ब्रेक होने का मतलब जैसे NaCl, जितने भी सॉल्ट हैं, एसिड हैं, आयनों में ब्रेक हो जाते हैं। जब इसको पानी में डालेंगे तो ये Na+ और Cl- में टूट जाए, घुलेगा। अब जैसे विद्युत अनपघट्य में ले लेते हैं, जैसे मान लो ग्लूकोज है C6H12O6, इसको भी पानी में डालेंगे तो डिजोल्व हो जाएगा। बट इन दोनों में फर्क है, इसको पानी में डालेंगे तो ये भी डिजोल्व होगा, इसको पानी में डालेंगे तो ये भी डिजोल्व होगा, मतलब घुल जाएगा। लेकिन इसको पानी में डालेंगे तो ये आयन, ये विलयन में आयनों के रूप में रहता है। लेकिन इसको पानी में डालेंगे तो वो विलयन में इस रूप में पड़ा रहेगा, इस रूप में, अणु के रूप में पड़ा रहेगा। तो अब डिपेंड करता है ना कि यहाँ पे कैसा विलेय है, कैसा विलायक है। तो यहाँ पे पहली बात देख लेते हैं कि विलायक कैसी प्रकृति का है, मतलब जिसमें हमको घोलना है, मतलब घुलने पर जो चीज हम घोल रहे हैं वो तेजी से घुलेगा कि नहीं घुलेगा। तो यहाँ पे देखो, पहला बात है कि विलायक कैसा हो, ध्रुवी प्रकृति का। ध्रुवी प्रकृति का मतलब होता है पोलर। पोलर का मतलब होता है जिसके अंदर प्लस और माइनस क्रिएट हो सके। जैसे ध्रुवी, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ध्रुवी का H2O, ये ध्रुवी है। अब ध्रुवी के अंदर ध्रुवी को घोलेंगे तब जाके उसके अंदर उसकी, मतलब उसकी विलेयता बढ़ सकती है। अगर ध्रुवी को अध्रुवी के अंदर घोलेंगे तो वो घुलेगा नहीं, इसका मतलब उसकी विलेयता घट जाएगी। तो H2O याद रखिए कि H2O एक ध्रुवी विलायक है। जितने भी कॉमन सॉल्ट होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, वो सब भी ध्रुवी प्रकृति के होते हैं। याद रखिएगा, किसी भी ध्रुवी विलायक में अगर ध्रुवी विलेय ही घोल रहे हैं तो उसकी विलेयता बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। ध्रुवी वाला अध्रुवी वाले के साथ, ध्रुवी वाला ध्रुवी वाले के साथ, अध्रुवी वाला अध्रुवी वाले के साथ। जैसे मतलब घटेगी कब, जैसे देखो H2O कैसा है, ध्रुवी है, उसके अंदर भी ध्रुवी घोल दिए NaCl, ये डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व हो जाएगा इसका मतलब उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। विलेयता बढ़ जाएगी मतलब तुरंत डिजोल्व हो जाना। बट H2O के अंदर हम केरोसिन नहीं घोल सकते। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल इसलिए नहीं घोल सकते क्योंकि मिट्टी का तेल एक अध्रुवी पदार्थ है, ऑर्गेनिक है। इसमें दूसरा है अध्रुवी। अभी बताया गया कि अध्रुवी को अध्रुवी के अंदर घोला जा सकता है। तो पेट्रोल जो होता है वो एक कार्बनिक विलायक भी है, मतलब कार्बनिक पदार्थ है। केरोसिन भी एक कार्बनिक पदार्थ है।
और कार्बनिक पदार्थ अध्रुवी प्रकृति के ज्यादातर होते हैं। अब इसमें क्या है, ज्यादा मतलब सभी नहीं, हमने ज्यादातर बोला। केरोसिन जो है वो कार्बनिक है, पेट्रोल भी कार्बनिक है, मतलब दोनों फिलहाल अध्रुवी हैं। तो अध्रुवी को अध्रुवी के अंदर डिजोल्व करेंगे तो हो जाएगा। बट H2O ध्रुवी प्रकृति का होता है, केरोसिन अध्रुवी प्रकृति का होता है। इन दोनों को डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व नहीं होगा। इसका मतलब विलेयता घट गई, घुला ही नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं कि डिफिनेशन क्या है। किसी विलायक में वे पदार्थ जो अधिक विलेय होते हैं, मतलब जिनकी प्रकृति विलायक के जैसी होती है। विलायक की जैसी मतलब जैसे लिक्विड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड में होगा भी ना। विलायक के जैसी मतलब ध्रुवी ध्रुवी, मतलब उसका भौतिक अवस्था की बात नहीं होती, भौतिक अवस्था वाला हमने पढ़ लिया। जिस विलायक की प्रकृति, यहाँ पे लिखा है जिनकी प्रकृति विलायक की जैसी होती है, मतलब विलायक के नेचर का हो, ध्रुवी है तो विलेय भी ध्रुवी होना चाहिए। तो होती है तो वहां पे क्या होता है, आयनिक व ध्रुवी पदार्थ ध्रुवी विलायकों में घुल जाते हैं। आयनिक व ध्रुवी, आयनिक और ध्रुवी दोनों एक ही चीज होता है। ये भी ध्रुवी है और NaCl भी ध्रुवी है। ध्रुवी को ध्रुवी के अंदर डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे लिखा है एक चीज और, उदाहरण के लिए क्या, जैसे देखो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक पदार्थ है जो जल में घुल जाता है, क्योंकि जल एक कैसा विलायक है, ध्रुवी विलायक है। लेकिन इसी के विपरीत आयोडीन, आयोडीन का फार्मूला क्या होता है, I2। आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है 53। ये जो है एक अध्रुवी है। अब अध्रुवी कैसे है, क्योंकि I और I के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है, जिसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंध, दो समान परमाणुओं के मध्य बना है। दो समान परमाणुओं के मध्य जब सहसंयोजक बंध बनता है तो वो बॉन्ड ब्रेक करना आसान नहीं होता। और जब बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो इसका मतलब पोल जनरेट नहीं होगा। पोल का मतलब प्लस माइनस ही जनरेट नहीं होगा। अब प्लस माइनस जनरेट नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, अध्रुवी। और हमारे पास जो H2O था वो किस प्रकृति का था, ध्रुवी। तो ध्रुवी को अध्रुवी के अंदर घोलेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि विलेय और विलायक की प्रकृति कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइनली इसको बोल सकते हैं कि ध्रुवी को ध्रुवी के अंदर डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व हो जाएगा, मतलब विलेयता बढ़ेगी। अध्रुवी को अध्रुवी के अंदर डिजोल्व करेंगे तो भी घुल जाएगा, उसकी विलेयता बढ़ेगी। तो आयोडीन को हम लोग किसी ऐसे कंपाउंड में घोलेंगे जो अध्रुवी, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का मतलब CH2, ये अध्रुवी प्रकृति का है। इसके अंदर I2 घोलेंगे तो डिजोल्व हो जाएगा। बस I2 को H2O के अंदर घोलेंगे तो डिजोल्व नहीं होगा। तो वही चीज कहा है कि विलायक की प्रकृति कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो तीसरा इसका फैक्टर देखते हैं, सम आयन प्रभाव, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो सम आयन का मतलब होता है समान आयन। इसको पहले इसे जनरली समझते हैं। अगर जिस चीज की जरूरत है आपको, अगर वो चीज दिया जाए तो वो चीज जबरदस्ती थोड़ी ना लिया जाएगा। मतलब कहने का ये है, अगर कोई शॉपकीपर है, उसके पास किसी भी चीज का मतलब किसी सामान का स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है, तो वो नया स्टॉक नहीं खरीद सकता। खरीदेगा क्यों, जब पुराना वाला बिका ही नहीं। सपोज दैट किसी ब्रेड है हमारे पास कोई नए ब्रांड का। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर वो पुराना ब्रेड, मान के चलो उसके पास 50 पैकेट बचा हुआ है, मतलब पहले से है उसके पास, और एक नया कंटेनर आ गया। नया कंटेनर का मतलब उसके पास और 50 ब्रेड कोई बेचने वाला आ गया, तो क्या वो स्थिति में 50 ब्रेड लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि उसके पास पहले से इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। वही चीज यहाँ पे होता है कि अगर किसी, मान के चलो अगर यहाँ पे एक कंटेनर में हमने AgCl को डिजोल्व किया, अब ऐसे समझते हैं। अब AgCl को डिजोल्व किया तो हम लोग जानते हैं AgCl एक विद्युत अपघट्य है। तो AgCl पानी में जाते ही या विलायक में जाते ही इसे बोल सकते हैं ये ब्रेक हो जाएगा। इसमें Ag प्लस और Cl माइनस में, मतलब ये जितना जल्दी ब्रेक होगा या जितना तेजी से ब्रेक होगा उतनी अच्छा इसकी विलेयता होगी। अब ध्यान से एक चीज देखो, यहाँ पे नोटिस करो। अच्छा ये विद्युत अपघट्य है पता, लेकिन ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अगर इसी के साथ उसी टाइम अगर NaCl डाल दे, साथ में ही डाल दें, NaCl जो है एक प्रबल विद्युत अपघट्य है।
NaCl भी ब्रेक हो गया इसके अंदर, Na प्लस और Cl माइनस। अब देखो प्रबल और दुर्बल का मतलब क्या होता है, ये वाला तेजी से घुलेगा मतलब टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, ये वाला भी टूटेगा बट धीरे धीरे, इसलिए इसको प्रबल बोल रहे हैं, इसको दुर्बल बोल रहे हैं। घुलेगा तो दोनों, बट इसमें ऐसा होता क्या है, ये वाला इतना तेजी से घुल जाता है ना, तो इसके अंदर Na प्लस Cl माइनस आ गए। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ भी Cl माइनस है और यहाँ भी Cl माइनस है। अब Cl माइनस सेम हो गया, उसी प्रभाव को हम लोग कहते हैं सम आयन प्रभाव। बट इफेक्ट क्या पड़ा, अब AgCl को घुलने के लिए Ag को अलग होना पड़ता था, Cl को अलग होना पड़ता था। मतलब Ag इसमें जाते ही Ag प्लस में अलग हो जाएगा, Cl माइनस में अलग हो जाएगा। अब Cl तब तो अलग होगा जब इस विलायक को जरूरत होगी, जब उसके पास पहले से ही Cl की मात्रा ज्यादा है तो उसके अंदर कैसे वो डिजोल्व होगा। मतलब इसके पास पहले से ही खूब ढेर सारे Cl हैं और हमने इसको डिजोल्व किया, यहाँ भी Cl बनना शुरू होगा, बट ये इतना ज्यादा Cl है ना कि Cl को टूटने ही नहीं देगा, और जब ये टूटेगा नहीं तो ये डिजोल्व नहीं होगा, तो इस वाले Cl के कारण ये वाला Cl अलग ही नहीं हो पाएगा, और जब ये Cl अलग ही नहीं हो पाएगा इसका मतलब ये घुला ही नहीं, अगर घुला ही नहीं तो उसकी विलेयता घट गई। याद रखना, किसी समान आयन के कारण किसी अगर पदार्थ की विलेयता घट जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं सम आयन प्रभाव। तो इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं कि विलयन में सम आयन की उपस्थिति के कारण साधारणतः विलेय लवणों की विलेयता क्या होती है, घट जाती है। यहाँ पे एग्जांपल वही AgCl वाला, AgCl की जल में विलेयता किसके, सोडियम क्लोराइड मतलब वही NaCl की उपस्थिति में कम हो जाती है, क्योंकि Cl माइनस, यहाँ पे Cl माइनस रहेगा, Cl माइनस आयनों मतलब जो सम आयन है, सम आयन का मतलब AgCl, इसके पास भी माइनस Cl है और यहाँ पे भी Cl माइनस के रूप में है, ये दोनों सम आयन हो गए, की उपस्थिति में Cl का सांद्रण बढ़ जाएगा। Cl का सांद्रण बढ़ने का मतलब इसकी जब मात्रा बढ़ जाएगी तो यहाँ से हम मात्रा क्यों लेंगे, जब उसके पास पहले से उतना पड़ा हुआ है, तो जब यहाँ से जब पहले यहाँ पड़ा हुआ है तो यहाँ से टूट के निकलेगा नहीं, और जब यह टूटेगा नहीं तो ये विलय नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला है कि Cl माइनस, यहाँ उपस्थिति कारण Cl माइनस आयन का सांद्रण बढ़ जाने के कारण Ksp को कहते हैं विलेयता गुणनफल, मतलब ये जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा विलेयता होगी। इसने बोला है कि Ksp को स्थिर रखने के लिए Ag प्लस की सांद्रता कम हो जाती है। Ksp को स्थिर रखने का मतलब अगर Ksp बढ़ गया तो उसका विलेयता भी बढ़ जाएगा, यहाँ पे लिखा है विलेयता गुणनफल। याद रखिएगा, NaCl में जो Cl माइनस है वो AgCl वाले का जो Cl माइनस है उसको आने से रोकता है, क्योंकि दोनों समान आयन हो गए। हमारे पास Cl माइनस का सांद्रण पहले से है तो नया Cl वहां आ नहीं सकता, नया Cl तभी आएगा जब यहाँ से टूटेगा, जब ये टूटेगा नहीं तो इसकी विलेयता घट जाएगी। उसके बाद है अगला टॉपिक, चलते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता बहुत छोटा टॉपिक, यहाँ पे लिखा हुआ सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एकांक आयतन। मतलब एकांक आयतन का मतलब फिक्स है कि ये 1 ही लीटर होना चाहिए। कंसीडर मतलब कर लेते हैं हम लोग 2 कंटेनर ले लेते हैं। अब तुम लोग थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करके तो बता सकते हैं कि अगर दोनों में 1 लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन हो रखा हो या कोई ऐसा विलायक रख देते हैं, इसके अंदर हमने ग्लूकोज घोला C6H12, या इसके अंदर हम वो घोल देते हैं चलो C6H12O6, इसके अंदर भी वही सेम कंपाउंड, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, बट इसके अंदर हमने घोला 100 ग्राम, इसके अंदर हमने घोला 200 ग्राम, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। तो कहेंगे कि दोनों में डिफरेंस आएगा कि ये सॉल्यूशन थोड़ा तनु बनेगा, तनु का मतलब थोड़ा पतला बनेगा, ये वाला सॉल्यूशन थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा मतलब सांद्र बनेगा। तो हमने एक चीज क्या नोटिस किया, यहां भी 1 लीटर विलयन था, यहां भी 1 लीटर विलयन था, बट हमने इसमें देखो पदार्थ की मात्रा कितनी रखी है, 100 ग्राम, इसमें पदार्थ की मात्रा कितनी रखी है, 200 ग्राम। तो दोनों में हमने विलयन
मतलब उसका जो कंटेनर का जो साइज था, आयतन था, हमने उसको फिक्स रखा है, 1 लीटर ही है। लेकिन हमने देखो विलेय की मात्रा यहाँ पे 100 ग्राम है, यहाँ पे 200 ग्राम है, इन दोनों की मात्रा बदल दिए। तो याद रखना जो विलयन की सांद्रता होती है वो विलेय की मात्रा पे डिपेंड करती है, न कि विलयन के कंटेनर के साइज पे या उसके मात्रा पे, क्योंकि उसकी मात्रा फिक्स होती है। ये एकांक आयतन का मतलब ही 1 लीटर होता है। यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है कि किसी विलयन के एकांक आयतन में, एकांक आयतन का मतलब होता है 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब देखो इसको लिखने की कितनी सारी विधियां हैं, इसको 8 तरह से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है, इसको एक एक मतलब 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे अभी। पहला है विलयन की भार प्रतिशतता, दूसरा है विलयन की आयतन प्रतिशतता। भार प्रतिशतता को डिनोट करते हैं W/W परसेंटेज से। इसको डिनोट करते हैं, आयतन को V से डिनोट करते हैं, इसको बोलेंगे V/V परसेंटेज। अभी इसको पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। अभी इसमें एक चीज मेंशन नहीं है, इन दोनों को भी मिक्स करके एक सांद्रता का टर्म बनता है जिसको हम लोग कहते हैं, इन दोनों को मिलाने के बाद W/V, ये इसके अंदर छिपा हुआ है। ज्यादातर सवाल इसी में पूछता है, इन दोनों को मिक्स करके। तो सबसे पहले हम लोग पहला हेडिंग देखते हैं, विलयन की भार प्रतिशतता कहते किसको है। तो याद रखिएगा प्रतिशतता जिसको हम लोग कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग मास परसेंटेज बोल सकते हैं या वेट परसेंटेज भी बोल सकते हैं। इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों एक होता है, बट फिजिक्स में मास और वेट में डिफरेंस होता है। इसकी परिभाषा है, देखो प्रतिशतता का मतलब ही होता है परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब हम लोग कितना से 100 से डिसाइड करते हैं। यहाँ पे बोला है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा, यहाँ पे लिखा है। यहीं से परिभाषा इसकी बदलती रहेगी। जब हम लोग आयतन वाला पढ़ेंगे तो वहां पे बोलेगा ना 100 ml, क्योंकि आयतन तो ml में होता है, लीटर में होता है। तो यहाँ पे बोलेगा 100 ml विलयन उपस्थित विलेय की, वहां पे ml मात्रा होगा। विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं इसको, कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा को ही विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। अब देखो इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं परसेंटेज ऑफ W/W। लिखते इसको ऐसे हैं बट पढ़ते इसको ऐसे हैं, परसेंटेज ऑफ W/W। इसका मतलब देखो क्या होता है, ये जैसे वही होता है ना, वो जैसे रिजल्ट में हम लोग नंबर पाते हैं तो परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है तो ऊपर लिखते हैं ना प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, उसी तरह है। ये जो ऊपर वाला है W, अब हमको याद नहीं रखना, वो ऊपर वाला जो है वो विलेय की मात्रा को डिनोट करता है। अब इसकी हम लोग डिफिनेशन देखें, वो देखेंगे फार्मूले। और ये जो नीचे वाला है ये विलयन है, विलयन की मात्रा मतलब कुल मात्रा में कितनी विलेय की मात्रा है, और इसमें ये ग्राम में होता है तो ये भी ग्राम में होता है, दोनों ग्राम में होते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखने से पहले ना पहले ऐसे देख लेते हैं ना सवाल कैसे पूछेगा। हमको यहाँ पे ऐसे दे देगा 10%, ब्रैकेट में लिख देगा ऐसे W/W, और यहाँ पे लिख देगा सपोज दैट मान के चलो ग्लूकोज विलयन, ग्लूकोज विलयन। अब जैसे ही ग्लूकोज विलयन लिख दिया तो इतना आप समझ जाइए ना कि उसमें जल मिला हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, 10% W/W ग्लूकोज विलयन का मतलब ये है कि इसमें जो 10% है ना वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 ग्राम ग्लूकोज, टोटल कितना रहा होगा 100 ग्राम विलयन में। मतलब इसका है, ऐसे सवाल देके हमसे यहाँ पे 3 सवाल बना सकता है। पहला, यहां से हमसे मोल प्रभाव पूछ लेगा, बस इतना ही है। और यहां से हमसे मोललता पूछ लेगा। ये 2 सवाल बना सकते हैं यहां से, या तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता भी पूछ सकता है घनत्व देके। तो अब इसमें क्या है, इसका मतलब ये जैसे मान के चलो हमको दे दिया 5% W/W, और यहां पे लिख दिया यूरिया विलयन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम
यूरिया, ये जो परसेंट है ना, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और टोटल कितने ग्राम में, परसेंट का मतलब 100, 5 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। बस इसका मतलब ये है। अब इसका फार्मूला देखते हैं क्या होता है परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का। तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज बराबर होता है विलेय का भार बट्टे बिलियन का भार, मतलब टोटल, और गुणे में परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 तो होगा। और दूसरी बात, ये ग्राम में होता है, ये भी ग्राम में होता है, केजी में दिया होगा तो उसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके उसको हल करेंगे। अब इसका नोटेशन कैसे होता है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज बराबर, सपोज दैट कंटेनर में 2 घटक हैं, 2 घटक का मतलब एक विलेय होगा और दूसरा विलायक होगा। तो एक विलेय को मान लेते हैं ए, विलायक को मान लेते हैं बी। तो विलेय का भार मान लो डब्ल्यू ए है, विलायक का भार मान लो डब्ल्यू बी है। यहाँ पे वही चीज होगा, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है विलेय का भार हमने क्या माना, डब्ल्यू ए, विलायक का भार क्या है, डब्ल्यू बी, लेकिन हमसे पूछा है विलयन का भार, इन दोनों को जोड़ेंगे तब तो विलयन निकलेगा, विलेय प्लस विलायक। यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, ये इसका फार्मूला है। पर इसको पढ़ने का तरीका है परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ये ऊपर वाला जो बताता है ये बताता है विलेय का भार, ये नीचे वाला जो है वो टोटल बिलियन का है, परसेंटेज का मतलब इंटू 100। तो आओ इस पे सबसे पहला सवाल देखते हैं। इस पे सवाल क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 केजी सुक्रोज। अब देखो यहाँ पे 2 केजी सुक्रोज है, सुक्रोज कैसा है पता करना पड़ेगा। सुक्रोज देखो सॉलिड है, सॉलिड तो इसका मतलब हमको पता है सुक्रोज मतलब चीनी, ये विलेय है। और यहाँ देखो लिखा है 300 ग्राम जल, ये क्या है, विलायक है। ठीक है, यहाँ पे जो जल है वो विलायक है, ऐसा नहीं कि मतलब जल की मात्रा, यहाँ पे 300 के जगह हम लोग 3000 कर लेते हैं। ठीक है, मतलब मैनेज हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटा हो जा रहा है। तो 2 केजी वो सुक्रोज है, 3000 ग्राम जल है। तो अब देखो 3000 ग्राम, तो सुक्रोज का मान कितना दिया है, तो विलेय का मान दिया है डब्ल्यू ए बराबर 2 केजी, बट हमको केजी में नहीं चाहिए, हमको चाहिए ग्राम में। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 1000 से गुणा कर दें तो 2000 ग्राम हो जाएगा। विलायक कितना है जल, 3000 ग्राम, तो वो डब्ल्यू भी बोलते हैं उसको, 3000 ग्राम। हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, तो परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फार्मूला होता है डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, ये फार्मूला होता है। डब्ल्यू ए को बोलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा वो ये नहीं कि रॉकेट साइंस है, डब्ल्यू ए विलेय का भार है, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी विलयन का है, ये बोल सकते हैं कि डब्ल्यू बी जो है वो विलायक का भार है। तो अब यहां पर रख देते हैं इसकी वैल्यू, तो डब्ल्यू ए का मान 2000 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 2000 प्लस 3000 गुणे में कितना 100, ऊपर हो जाए 2000, नीचे दोनों को जोड़ने पर 5000, इंटू में कितना आ गया 100 आ गया, इससे ये कट गया, इसको यहां से कट करेंगे तो ये 20 बार में कट हो जाएगा, 22 जा हो जाएगा 40%, ये उसका आंसर। याद रखिएगा इसका जो आंसर आता है वो परसेंटेज में आएगा क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं। आओ दूसरा सवाल देखते हैं, इसी के जैसा एकदम सेम टू सेम है, बट यहाँ पे 2 मिक्सचर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द्रव्यमान की दृष्टि से कितना परसेंट, 25% विलयन का 300 ग्राम और 40% विलयन का 400 ग्राम। तो वो बोला है ना कि जो विलयन है, मतलब ऐसे देखो 2 विलयन हमारे पास है, इसमें विलय की मात्रा दिया नहीं, विलय का परसेंटेज दे रखा है। यहाँ पे देखो 2 विलयन है,
1 बिलियन जो है ना वो 300 ग्राम का है, और दूसरा बिलियन जो है वो 400 ग्राम का है, मतलब 400 ग्राम है टोटल। उसने बोला ना कि आपस में मिलाने पर, अच्छा इसको अगर मिला दें हम तो टोटल कितना ग्राम हो जाएगा? 700 ग्राम। ऐसे सोचो, मतलब अलग अलग नहीं है, इन दोनों को मिला दिए, 300 ग्राम और 400 ग्राम टोटल 700 ग्राम। अब उसने बोला है ना कि 25% बिलियन का 300 ग्राम, मतलब इसका 25%, इसका 25% वो विलेय है, और इस वाले का 400 ग्राम का 40%, मतलब 400 ग्राम का जो 40% है वो उसमें विलेय है, विलेय का मान डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो टोटल बिलियन हो गया 700 ग्राम। अभी देखो, अब दोनों कंटेनर को मिलाए थे, पहले कंटेनर में भी 300 ग्राम का 25% विलेय है, और दूसरे कंटेनर में भी 400 ग्राम का 40% विलेय है। अब उन दोनों को मिलाएंगे तो कुल विलेय तैयार होगा, क्योंकि अभी इन दोनों को मिला है तो हमको पूरा बिलियन तैयार मिला है। तो 25% का मतलब कितना होता है? 25/100 कितना का? 300 का। 3 बार में कट गया, मतलब पहले वाले में जो विलेय की मात्रा है वो 75 ग्राम है। उसी तरह इसका 40%, मतलब 40/100 गुणे 400, ये 4 बार में कट जाएगा, मतलब आ जाएगा 160 ग्राम। ये पहले कंटेनर का विलेय है, ये दूसरे कंटेनर का विलेय है। पहले कंटेनर में 300 ग्राम विलेयन था, दूसरे कंटेनर में 400 ग्राम विलेयन था। इन दोनों को मिक्स किए, बोला तो है यहाँ पे आपस में मिलाने पर, आया ना? तो यहाँ पे बोला आपस में मिलाने पर, तो 300 ग्राम और 400 ग्राम को मिलाया तो टोटल बिलियन तैयार हो गया। तो इन दोनों को भी तो मिलाना पड़ेगा, पहले में विलेय इतना है 75 ग्राम, दूसरे में इतना, इन दोनों को जोड़ दो तो कुल विलेय पता चल जाएगा। तो कितना आएगा? इसमें जोड़ेंगे 40 तो वो 200 हो गया, 35 बचा, मतलब 235, मतलब 235 ग्राम जो है वो टोटल विलेय है, और 700 ग्राम जो है वो टोटल बिलियन है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, परसेंटेज ऑफ W/W, ऊपर होता है विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है? 235। कुल विलयन कितना है? विलयन का मान 700, और यहां पे इनको कट दें, 7 बार में कट गया, W/W परसेंटेज। यहां पे अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7×3=21 होता है, और वहां पे बचा कितना? 2 बचा। अब 2 बचने के बाद वहां पे नीचे 5 उतरा, तो कितनी बार जाएगा? ये भी फिर से 3 बार जाएगा, मतलब लगभग 33 दशमलव समथिंग % आने वाला है। तो इसके बाद यहाँ पे 7×3=21, 2 बचा, फिर यहाँ 5 उतरा, 7×3=21, फिर 4, फिर 7×5=35, 7×5 मतलब 33.55% इसका उत्तर आएगा। ये इसका है। एक बार फिर से समझा देते हैं। उसने बोला है कि 300 ग्राम और 400 ग्राम के 2 कंटेनर हैं, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो टोटल बना 700 ग्राम। तो एक बात बताओ, जब बिलियन, टोटल बिलियन को मिक्स किया है तो विलेय भी तो मिक्स हुआ होगा। तो उसने बोला यहाँ पे 25% बिलियन के 300 ग्राम, तो 300 ग्राम का 25% वो विलेय उसके अंदर पहले वाले में डायरेक्ट नहीं दे रखा है, और दूसरे वाले कंटेनर में जो 400 ग्राम उसका 40% उसके अंदर विलेय है, बाकी तो विलायक से हमको मतलब है भी नहीं, क्योंकि हमको पूरा बिलियन पता चल गया। तो बस वहां से ये टोटल 700 ग्राम हो गया, इसका 25% निकाले 75 ग्राम, इसका 40% निकाले 160, दोनों को जोड़ दिया, हमको विलेय पता चल गया, बिलियन पता चल गया, उसका परसेंटेज आ गया। उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल थोड़ा अलग टाइप का है। अब इसमें देखोगे ना, इसमें हमसे पूछ रखा है कि ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत, ग्लूकोज विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। हमें यहाँ पे देखो ध्यान से, वो बोला है कि जल में 250 ml जल में, हमें यहाँ पे देखो एक चीज, W/W परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? WA/WA प्लस WB इंटू 100, ये होता है। हमको चाहिए क्या? विलेय का भार ग्राम में। यहां पे क्या चाहिए?
विलायक का भार भी किसमें, ग्राम में। लेकिन हमको ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज का भार दे रखा है 11 ग्राम, और कहीं पे उसका जल का भार नहीं दे रखा है कितना ग्राम, हमें यहाँ ml दे रखा है, लेकिन हमको जो विलायक का भार चाहिए वो भी ग्राम में चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, यहाँ पे लिख लो कि WA का मान कितना है 11 ग्राम। अगर हम WB का मान पता कर लें तो हम परसेंटेज ऑफ W/W निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो जल का देखो आयतन दिया हुआ है, तो जल का आयतन भी होता है, भी मान लेते हैं 250 ml। ठीक है, ये 250 ml जल का आयतन है। अच्छा, एक चीज और दे रखा है लास्ट में, देखो जल का घनत्व दे रखा है, तो जल का घनत्व कितना है, इसको डी बोलते हैं, डेंसिटी। और जल का घनत्व दे रहा है 0.996 ग्राम पर ml। हम एक फार्मूला जानते हैं, घनत्व बराबर जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो बताओ द्रव्यमान बराबर क्या होगा, घनत्व गुणे आयतन। अब सोचो एक बात, जल का घनत्व है, जल का आयतन है, तो जल का द्रव्यमान भी तो निकलेगा। देखो यहां पे जल का घनत्व कितना है 0.996। अब देखो ये ग्राम पर किसमें दिया है, ml में दिया है। ठीक है, अब देखो आयतन कितना है 250 ml। देखो ml से ml तो कट गया। अब जब इसका पता है गुणा करोगे तो इसका कितना है, गुणा करके देख लेना, इसका गुणा 25 छक्का 150 होता है, और 25 नवा 225, उसको जोड़ेंगे तो आएगा 200 कितना 15 जोड़ेंगे 40 आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 249 ग्राम। गुणा करके एक बार चेक कर सकते हैं कि 250 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.996 में तो 249 ग्राम ही आएगा, और ये ग्राम में आया। ये किसका मान है, WB का, क्योंकि WA का मान जो है 11 ग्राम है, तो जो विलायक का भार है वो WB है 249 ग्राम, यहाँ पे आ गया 249 ग्राम। फार्मूले में रख देंगे तो यहाँ पे 11 ग्राम, और WA का मान यहाँ भी 11 ग्राम। ठीक, और यहाँ पे इसका मान कितना आया 249 गुणे 100, यहाँ पे इसको ऐड कर दो 11 बटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 260 आएगा। ठीक है, और इनटू में 100, इसको 1 0 से 1 0 कट गया, इसको भी काट सकते हैं 5 बार में, इसको काट सकते हैं 13 बार में। 11 5 कितना हो गया 55, यहाँ पे नीचे कितना हो गया 13, कितनी बार जा सकता है 13 चौका 52 होगा, पॉइंट लगाएंगे कितना बचा 3 बचा, 2 बार जाएगा मैक्सिमम, 4.2% इसका आंसर आएगा। तो याद रखिएगा इसमें डायरेक्ट उसका जल का भार नहीं दे रखा है, यहाँ पे जल का आयतन दे रखा था, और यहाँ लास्ट में इसका जल का घनत्व दे रखा था। तो आयतन और घनत्व से हमने जल का भार पता कर लिया, विलेय का भार WA दिया था, WB निकाल के इस फार्मूले में पुट कर दिए। एक सवाल इसके बाद आइए चेक करते हैं, ये सवाल जो है वो, तो ये वाला देखो 2024 का सवाल है। इसमें क्या दिया है पता, इसमें ग्लूकोज का कितना ग्राम 200 ग्राम विलेयन पूछा है। इसमें पूछा ग्लूकोज की कितनी मात्रा, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं विलेय, आया ना, और ग्लूकोज कितना है 200 ग्राम। देखो यहाँ लिखा है 200 ग्राम क्या विलेयन, अब विलेयन को किससे डिनोट करते हैं WA + WB से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 10% द्रव्यमान प्रतिशत, याद रखना है कहीं कहीं लिखा होता है ऐसे भार प्रतिशत, याद रखना ये 2024 का ऑब्जेक्टिव सवाल है। ये यहाँ पे इसका वो नहीं, ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है W/W परसेंटेज का मान दिया है 10। ठीक है, और हमसे WA + WB का मान भी दे रखा है 200 ग्राम। ठीक है, और हमसे पूछा है ग्लूकोज के 200 ग्राम में ग्लूकोज की कितनी मात्रा, ग्लूकोज की कितनी मात्रा मतलब क्या WA, तो फार्मूला हम जानते हैं कि W/W परसेंटेज बराबर WA + WB गुणे कितना,
100। इसका मान देखो दे रखा है 10, सवाल में ही दे रखा है, परसेंटेज नहीं रखेंगे ना, परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा। अब यहाँ पे कितना WA का मान पूछा है, WA प्लस WB का मान देखो दिया है ना 200 ग्राम बिलियन, तो ये टोटल मान कितना है 200 ग्राम, ये कितना है 100, ये कितनी बार में कटेगा 2 बार में, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो WA बराबर 20 ग्राम। ये इसका आंसर हो गया। मतलब ग्लूकोज में 20 ग्राम मतलब ग्लूकोज उपस्थित है 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले में। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो आयतन प्रतिशतता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं। तो आगे का टॉपिक आयतन प्रतिशतता कल पढ़ेंगे। तो गुड बाय बच्चों।